हाय फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू आवर लेक्चर ऑफ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज जो हमने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा तो ओवरव्यू आ गया होगा कि फर्स्ट लेक्चर में जैसे कि हमने एक सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन समझा था, एंड सेकंड लेक्चर से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसका अगर हम थोड़ा सा आगे और डिस्कशन बढ़ाते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आपको समझ में आया था, जहाँ पर फिजिकल एक्सर्शन है, जहाँ पर जिसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है, बराबर है, प्रोडक्शन में जो ऐड करता है। इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके हमने समझा था कि व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल एक्टिविटी और बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब भी हमने समझा था। ये मतलब समझते वक्त हमने इस बुक में वो जो इमेजेस थे जो हमने स्टडी किए थे, याद है आपको सारे के सारे इमेजेस? इमेजेस याद है क्या? पहला वाला बोलो, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक है? यस, इकोनॉमिक है। दूसरा वाला क्या है बेटा? पनीर रोल। पनीर रोल क्या है? हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। तीसरा, लेडी कुकिंग फूड इन हर हाउस, अपने घर पे खाना बनाना, दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आगे रिक्रिएशनल एक्टिविटी, लोग अपने अपना गेम खेल रहे हैं। फोर्थ इमेज में क्या कर रहे हो? वो गेम खेल रहे हैं, कैरम, जो अभी आप लॉकडाउन में खेल रहे होगे। सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो गेम खेले होगे। यस डेफिनेटली, वो किस में जाएगा आपका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बराबर। उसके बाद जो फीमेल्स यहाँ पर एक ट्री को कट होने से शायद बचा रही होगी, ऐसा अपन ने इंटरप्रिटेशन किया होगा। सोशल नेचर को बचा रही है वो, दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओल्ड एज होम का अगला इमेज जो रहेगा, ये देखो आपके सामने ओल्ड एज होम का जो ये इमेज है, इस इमेज में इसको भी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डालेंगे, क्योंकि ये सोशल एक्टिविटी है। उसके बाद ये शायद गुरुद्वारा, मुझे लग रहा है गुरुद्वारा ही होगा डेफिनेटली। गुरुद्वारा में यहाँ पर खाना बट रहा है सब लोगों को, बराबर, सोशल एक्टिविटी है। अगेन इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक। पानी, ये जो पानी का पॉट रखा हुआ है, क्या इस पर्सन को जिसने भी रखा है, क्या उस पर्सन का कोई मॉनिटरी इंटरेस्ट है क्या रे उसमें? डेफिनेटली नहीं होगा, उसने सोसाइटी के लिए ही पानी रखा होगा। अगला अगला जो अगर आप देख रहे होगे, अगला कौन था? एक पर्सन जो गराज में रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयर कर रहा है शायद से। यस, तो अगेन दैट साइकिल रिपेयरिंग हैज़ गॉन इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द लेडी स्टिचिंग देयर, अब शायद वो कंपनी में एक काम कर रही होगी स्टिचिंग का, तो वो भी किस में जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। आगे लॉयर कोर्ट में दिख रहे हैं, बस कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो वो किस में जाएगा? अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी में। फिर हमने यहाँ पर आगे जो मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सबसे पहले क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। जहाँ पर इनकम जनरेट होगा हम वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिनोट करेंगे। दूसरा अगर देखते हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्टिव। बच्चे लोगों को दूसरा देखो, प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन में उनका कुछ हाथ होना चाहिए, जीडीपी में उनका कुछ कंपोनेंट होना चाहिए। कंट्री का जब जीडीपी कैलकुलेट होगा तब इन लोगों का भी आउटपुट कंसीडर किया जाएगा। इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जो कंज्यूम करते हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आता है, क्योंकि हम जब कंज्यूम करते हैं तब गुड्स की डिमांड होती है एंड मॉनिटरी फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ पर गुड्स भी बोल सकता हूँ मैं, एंड सर्विसेज भी कंसिडर करता हूँ मैं। उसके बाद सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, अगेन दिस आर इनकम जनरेटिंग। ये यहाँ पर जब भी आप कोई असेट वगैरह ये पर खुद इन्वेस्ट करके रखते हो, परचेस से ज़्यादातर मैं इन्वेस्ट बोलूँगा, इन्वेस्ट करते हो तो आपको दो तरीके के बेनिफिट होते हैं। एक, या तो इस पर आपको इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम एक्सेट्रा कोई भी इनकम जनरेट होता है, नहीं तो इनकी वैल्यू एप्रिसिएट होती है। बच्चों क्या बोला मैंने? वैल्यू एप्रिसिएट। एप्रिसिएट होना मतलब क्या? वैल्यू बढ़ना, बराबर है। लैंड की वैल्यू एप्रिसिएट होती है। देखो 1 लाख में खरीदा होगा जिसकी वैल्यू हो गई है 3, 4, 5 लाख, तो वैल्यू क्या होगी? लैंड की एप्रिसिएट होगी। डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा आपने। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू क्या होती है? कम होती है, और जब वैल्यू बढ़ती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? एप्रिसिएट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगला एक छोटा सा पार्ट है जिसको अपन इसमें कवर कर लेते हैं जल्दी से, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस इज अ कंपोनेंट
विच इज़ इंक्लूडेड इन योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि बिजनेस में सबसे पहले तो गुड्स का प्रोडक्शन से शुरुआत होती है, बराबर है। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे आई? आप गुड्स बना रहे हो, यानी कि गुड्स कंट्री के जीडीपी में ऐड होगा, और उस गुड्स को बनाने के लिए आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, मतलब कि आप प्रॉपर रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करते हो, लेबर हायर करते हो, कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, एंड डेफिनेटली आपका खुद का एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें लगाते हो। तो ये सारे जो रिसोर्सेज है जो आपने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हुए, इन सबको रिटर्न्स में कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है, जो आपको पता है, बराबर है। कैपिटल है तो इंटरेस्ट डिविडेंड, लेबर है तो वेजेस, मटेरियल है तो भाई उसको पैसा तो देना पड़ेगा रॉ मटेरियल वाले को, एंटरप्रेन्योर हो तो खुद को तो प्रॉफिट चाहिए, यानी कि हर एक पर्सन अपने कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट से यहाँ पर आया हुआ है। इसीलिए हम उसे बोलेंगे कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर यहाँ पर मुझे इसमें एक पार्ट जो दिया हुआ है कि वेदर एग्रीकल्चर इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉट, बच्चे लोग, वो एग्रीकल्चर भी एक तरीके का प्रोडक्शन एक्टिविटी ही है। यस, आप सीड्स लाते हो, आप लैंड की फर्टिलिटी देखते हो, आप वहाँ पर लेबर इम्प्लीमेंट करते हो, और ये सारी चीज़ें लगा के आप एक टाइम तक वेट करते हो, 1-2 महीना के क्रॉप आए, हार्वेस्टिंग, एंड फिर उसको मार्केट में जाकर बेचना है। तो इसको यहाँ पर टेक्निकली में अगर आपको समझाने जाऊँ तो एग्रीकल्चर की बात करें तो व्हेन यू आर डूइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्टिविटी, बच्चों बेचा नहीं है अभी तक अपन ने कस्टमर को, ध्यान से सुनो, अभी तक सिर्फ बना के हम हमारे पास रख रहे हैं, और जब ये प्रोडक्ट फार्मर आगे किसी को देता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, फार्मर की बात कर रहा हूँ मैं अभी, मेरा पर्सन सिर्फ कौन है? फार्मर ही है। दूसरा कोई पर्सन का नाम लिया है क्या हमने यहाँ पर? नहीं, हमने दूसरे कोई भी पर्सन का नाम लिया नहीं है। यहाँ पर है कौन? फार्मर। फार्मर ने अपना काम किया है प्रोडक्शन का, अब फार्मर के पास स्टॉक पड़ा हुआ है और फार्मर ये स्टॉक बेचने वाला है, इनके फार्मर ने कमाए पैसे। तो वेदर all the activities done by that farmer are included in economic activity or not? क्या आपको क्या लगता है? फार्मर के वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड किए जाएंगे या नहीं? तो अगर अपन इस पर थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम नीचे, यहाँ पर उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है जो मैं आपको समझा देता हूँ। फार्मर का जो है इनकम, जो भी फार्मर को जनरेट हुआ है फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अब मैं थोड़ा सा इनकम टैक्स भी यहाँ पर घुसेड़ रहा हूँ, बुक में तो दिया हुआ है, आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। फार्मर का जो भी इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल। बच्चों क्या बोला मैंने? टैक्सेबल नहीं है, मतलब फार्मर ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, बच्चों ध्यान से सुनो, फार्मर अगर कोई दूसरा काम कर रहा है, जैसे कि एक फार्मर दूसरे किसी के फील्ड में जाके एज अ लेबर वर्क कर रहा है, एडिशनली कर सकता है क्या? यस, मैं फार्मर हूँ, मेरा खुद का भी फार्म है, बट अभी वहाँ पर क्या है, पैसे लगा दिए सब, अभी उसको 1-2 महीना लगेगा आने के लिए, तो मेरे दोस्त को एक हेल्प चाहिए थी, बट वो एज अ वेजेस मुझे पे भी करने वाला है, यानी कि ही कैन बिकम माई एम्प्लॉयर एंड आई कैन बिकम हिज एम्प्लॉय ऑल्सो। एंड मैंने उसके फार्म में जाके काम किया, उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, तो बेटा वो 10,000 रुपये मेरे को उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, बट जो मेरे क्रॉप से मुझे जो पैसा आएगा उस पर मुझे टैक्स नहीं लगता है। उसका एक अलग कैलकुलेशन है जो आप आगे जाके इनकम टैक्स में यूज़ करोगे, बट उस वाले इनकम पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जनरेट हुआ इनकम है उस पर तुमको टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आई क्या रे? अच्छा, इस फार्मर को और उसकी बैंक में एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट, पता है आपको? अच्छा, फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, उस फार्मर का इनकम है, इंटरेस्ट इनकम उस फार्मर का इनकम है, वो वेजेस जो दोस्त के यहाँ पे काम किया था, और उसी फार्मर का इनकम है अपने पीस ऑफ लैंड पर जो क्रॉप हमने ग्रो किए है वो बेचकर। इन तीनों में से जो अपने पीस ऑफ लैंड पर के जो क्रॉप ग्रो किए है वो जो इनकम है उस पे टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं।
जो दूसरे जो हमने दो इनकम एफडी का इंटरेस्ट वगैरह जो भी देखा था, इस पे उस फार्मर को टैक्स भरना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में तुमको? पहले इनकम को अपने समझ लिया, इन दोनों को अलग कर देते। इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहले अपने इनकम समझ लिया, क्योंकि फार्मर ऊपर आ गया तो आपको लगेगा कि फार्मर का सारा इनकम शायद इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें एक में जाएगा, बट ऐसा नहीं है, दो अलग अलग पार्ट में जाएगा। तो इस फार्मर की अगर अपन आगे डिस्कशन लेते हैं, ये फार्मर ने जो अपने क्रॉप से ग्रो किया, क्रॉप ग्रो करके जो कमाया हुआ इनकम है, वो एग्रीकल्चर इनकम के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। बट ये जब क्रॉप आपने आगे जिसको भी ट्रांसफर किया है, वो कुछ भी काम करे उस पर, उसको एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट करे, उसको प्रोसेस करे, उसको एज अ ट्रेडर बेचे, कुछ भी करे, मतलब वो प्रोडक्ट जब फार्मर के पास से आगे वाले इंसान के पास चले जाता है, वो इंसान उस प्रोडक्ट के साथ कुछ भी करे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में माना जाएगा। समझा क्या? पहला स्टेप, फार्मर ने ग्रो किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक। फार्मर ने बेचा, फार्मर का इनकम इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सा वाला फार्मर का इनकम? खुद का, पीस ऑफ लैंड का। ए उसने वेजेस कमाए थे, वो आएगा क्या? नहीं। एफडी का इंटरेस्ट आएगा? नहीं, सिर्फ क्रॉप का। बट उस फार्मर ने जब ये क्रॉप बेच दिए, आगे वाले लोग जो उस प्रोडक्ट के साथ कुछ भी करे, रीफर्निश करे, आगे बेचे, कुछ भी करे, यानी कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का इनकम इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएगा, बट एग्रीकल्चरल इनकम जाने वाला नहीं है। आई क्या बात समझ में? क्लियर है? यहाँ पर देख रही, ये एक पैरा दिया हुआ है, ये अपन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हियर अ क्वेश्चन अराइज, इज एग्रीकल्चर एन इंडस्ट्री एंड हेंस अ बिजनेस? इट्स आंसर, इट डिपेंड्स। इन इंडिया much of the agriculture is subsistence agriculture. Moreover, agriculture income under the Income Tax Act is characterized separately for income from business and profession and is exempt from tax. Thus, for our purpose, agriculture does not comprise industry and hence business. However, the manufacture where agriculture product is processed and whose key material ingredient is agriculture product do comprise an industry. For example, the extraction of edible oil and rice bran, mustard, coconut, soybean, etc. represent an agro-based industry. From medium perspective, अगला पैरा देखते हैं अपन ये छोटा सा। फ्रॉम मीडियम परस्पेक्टिव, बिजनेस रेफर्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी और इंडस्ट्री सच एज रिटेल बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, आईटी बिजनेस, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। Thus a firm may introduce itself as follow: we are food processing unit. ओके, समझा क्या? सबके दिमाग में गया? अगर तुम उस पर आगे का काम कर रहे हो तो बेटा वो जाएगा, बट मेन फार्मर का छोटा वाला जो पहला शुरुआत वाला है वो जाने वाला है क्या? वो नहीं जाएगा। समझ में आई क्या तुमको बात? क्लियर है सबको? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं, डन एकदम, समझा? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। देखो ये चैप्टर जो है, एज अ पर्सन हम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या है हम? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये सारी बातें हमें पता रहनी चाहिए। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है बेटा? इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर है? इस चैप्टर को अपन अपने फ्लो में जा रहे हैं, समझा? एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझ रहे हैं। आगे देखिए, थोड़ा सा कुछ नया स्टार्ट करें अभी। अगला एक कंसेप्ट इसमें से, तो बेटा अगला एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो यहाँ पर आया हुआ है मेरे हिसाब से, देखो यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए आपको लिंक्स वगैरह शेयर किए जो आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हो। कौन सी दिए रहे? हियर अ फ्यू हेडलाइंस फ्रॉम न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, लेट अस सी इफ दिस पर्टेन टू द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इन द ब्रॉडेस्ट, इंटरमीडिएट और माइक्रो लेवल। तो आप इन पर जाकर चेक कर सकते हो। रीड करना है, अपना काम क्या है, मैंने क्या बोला, एक तो न्यूज़पेपर थोड़ा अच्छी तरीके से रीड करना है ताकि नॉलेज थोड़े दिन दिमाग में रिटेन रहे। इस चीज़ को लर्न करके होने वाला नहीं है, इस चीज़ को समझ कर रिटेन करना है आपको आपके दिमाग में। आई बात समझ में? एंड कभी भी कोई चीज़ अगर आपको रिटेन करनी है तो इट शुड बी अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ओके, नॉट फॉर अ स्मॉल पीरियड, अ डे, अ आवर, अ 2 days 3 days, ऐसा चलने वाला नहीं है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी।
मैंने एक ये टेड टॉक्स में देखा था कि एक आईएएस ऑफिसर थी, हाँ बराबर, फीमेल थी शायद से, नहीं मेल, हाँ पर मेल था। तो ठीक है, कोई भी थे वो, उनका मैंने सुना था कि ही और शी यूज टू स्टडी ओनली फॉर 4 to 5 hours एंड बीकेम आईएएस ऑफिसर। कैसे करें? 4-5 घंटे में कैसे? मैं तो देखता हूँ यहाँ पर लाइब्रेरी में तो बच्चे दिन दिन भर रहते, सवेरे जाते एंड रात को ही आते, कोई कोई तो उधर ही सो जाते, फिर भी उनको डिफिकल्टीज आती है एग्जाम क्रैक करने में। एंड ये पर्सन ने कैसे किया? तो उन्होंने जब बोला कि आई स्टडी 4 to 5 hours कंसिस्टेंटली, मतलब जिस दिन उन्होंने सोचा कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, तो एट दैट टाइम दे डिसाइडेड टू स्टडी कंटिन्यूसली फॉर 4 to 5 hours। बेटा एक भी दिन छुट्टी नहीं मारी। अपना कैसा होता है, आज रिश्तेदार आ गए, आज अंकल आ गए, आज की पढ़ाई कल कर लेंगे, ऐसा चलने वाला नहीं है। जो मेरा शेड्यूल है वो प्रॉपरली कंटिन्यूसली होना चाहिए। बात समझ में आई क्या तुमको? इसमें कोई भी गैप शेड्यूल होना नहीं चाहिए। अपना जो सब्जेक्ट दे दो ना इसको 1 घंटा दिन का, मेरे इस सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा दिन का बहुत है। आई बात समझ में? तुमको और एक बेनिफिट देता हूँ मैं, सैटरडे संडे सब्जेक्ट से ब्रेक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्जेक्ट से ब्रेक लो, पढ़ाई से ब्रेक नहीं बोल रहा मैं, मेरे इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज बीसी के 5 days प्रॉपरली 1 hour इन अ गुड शेड्यूल स्टार्ट दिस सब्जेक्ट। जो भी आपको इनोवेटिव लग रहा है, जो भी आपको नॉलेजफुल लग रहा है, और इसमें बोलूँगा मैं 3 days बुक, 2 days एडिशनल नॉलेज, जो आपकी मर्जी। आगे चल के जब चैप्टर्स खत्म हो गए तब मैं आपको एडिशनल नॉलेज के लिंक शेयर करूंगा जिसमें आप वो रीड कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए तो आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एडिशनल नॉलेज से अगर एक बात बोलूँ तो आपको डिस्कशन करने में और इंटरेस्ट आता है। एडिशनल नॉलेज गेन करते हो तो आपकी क्वेरीज आते हैं, क्वेरीज जब आते हैं तब आप उसको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हो। आया समझ में? ओके, लेके एक और अगला छोटा सा पार्ट। अगला एक पार्ट जो है, यहाँ पर हमें डिफरेंस करना है बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पढ़ा तो होगा ही आपने ज़रूर, बिजनेस मतलब क्या, प्रोफेशन मतलब क्या, एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या। तो अगर इसकी मैं अगर बात करूँ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे पहला तो एक लेते हैं अपन बिजनेस। बिजनेस बिजनेस में सब आ गया हाँ बच्चों, इंडस्ट्री आ गए, आईटी आ गए, ट्रेड आ गया, डेली अपनी जो शॉप से, किराना शॉप से, वो सारे सारे सब आ गए, जहाँ पर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, या एक जगह पर मैन्युफैक्चर होता है, या सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ भी रहने दो, इसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? तो बिजनेस की अगर बात करते हैं सर, तो बिजनेस में होता है एक इंसान जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, जो सारे रिसोर्सेस अरेंज करता है एंड उन सब रिसोर्सेस को एम्प्लॉय करता है साथ में टू गेन प्रॉफिट। और सर अगर यहाँ पर कुछ रिस्क रहेगी, रिस्क ना बेटा, समझा क्या तुमको? तो बियर भी रिस्क क्या करेगा? वो इंसान खुद करेगा। जब ऐसी कहीं पर एक्टिविटी चल रही है तो सर हम उसे बोलेंगे बिजनेस। क्या बोलेंगे हम उसको? बिजनेस। ओके, जहां पर गुड्स डील हो रहे हैं, स्टार मार्क लगा रहा हूं मैं, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, जहां पर गुड्स डील हो रहे हैं, स्टार मार्क लगाया मैंने, उसके बाद उसको हम बिजनेस बोलते हैं। समझा? समझा क्या तुमको? प्रोफेशन की अगर मैं बात करता हूँ, वो स्टार मार्क है, याद में रखना, स्टार मार्क पे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार मार्क लगाया है मतलब अपने को कुछ ना कुछ तो कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। जहाँ पर गुड्स डील होते हैं हम उसको बिजनेस बोलते हैं, ऐसा मैंने तुमको बोला है और मैंने स्टार मार्क लगा के उसको साइड में रखा हुआ है। अभी अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन जहाँ पर कोई इंसान सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है? पर्सन सर्विस दे रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट को बाजू में रखते थोड़ी देर के लिए, इन दोनों पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बिजनेस के ऊपर एंड प्रोफेशन के ऊपर। तो व्हाट डू यू थिंक,
बिजनेस के अगर अपन कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं बिजनेस के, तो अपने सामने पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप है क्या? अरे जियाद, जियाद है क्या रे? बच्चों याद आ गया तुमको? यस, अपने को सबको 1-1 लीटर फ्री है। JJC डिस्काउंट कूपन कोड है, यूज़ करना, Ziad@JJC है। ओके, जोक सब पार्ट, जियाद सीरियसली मत लेना तू, कल से किसी को मत देना। एक बात करते हैं, तो जो सामने एक पेट्रोल पंप है, क्या है वो? किस में आएगा? बिजनेस में आएगा या प्रोफेशन में आएगा? बिजनेस में आएगा डेफिनेटली, यस। अपने नीचे वरद चाय है, क्लास के नीचे वरद चाय वाला है ना, किस में जाएगा रे वो बच्चों? बिजनेस में जाएगा या प्रोफेशन में जाएगा? डेफिनेटली किस में जाने वाला है वो? बिजनेस में ही जाने वाला है। घर के नीचे अपने यहाँ पर लोकेलिटी में किराना शॉप होती है, किस में जाएगा वो? किस में जाएगा? किराना दुकान कोण कशामध्ये जाणार रे? तो जो आपका किराना शॉप है, किराना स्टोर है, दैट विल गो इनटू बिजनेस ओनली। अरे अपन वो दाबेली वगैरह खाने को जाते ना, डीप दाबेली खाने को जाते ना अपन, याद है क्या तेरे को? हाँ बरोबर, यस। तो वो दाबेली वाला क्या है रे भाई, बिजनेस है या प्रोफेशन है? किस में जाएगा? किस में जाएगा? बिजनेस में जाएगा। प्रोफेशन की बात करते अपन, तो डॉक्टर किस में जाएगा? प्रोफेशन में जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट किस में जाएगा? प्रोफेशन में जाएगा। लॉयर किस में जाएगा? प्रोफेशन में ही जाएगा। बात समझ में आई क्या तुमको? यहाँ पर 3 लाइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन है। एक अगर मैं बात करता हूँ, चलो बच्चे लोगों एक डिस्कशन करते हैं। होटल इंडस्ट्री, होटल इज प्रोवाइडिंग यू, सबसे पहली बात तो होटल अपने को खाना बेच रहा है या सर्विस बेच रहा है? वेदर इज चार्जिंग फॉर दैट चपाती, उसका जो आटा है, फॉर दैट ये बोलते हैं ना सब्जी, पनीर, उसके अंदर के पनीर के पीसेस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसके लिए चार्ज कर रहा है अपने को? एक होटल वाला। होटल वाला इंसान हमें चार्ज कर रहा है फॉर द सर्विस विच ही इज रेंडरिंग टू अस। हर एक होटल की क्वालिटी अलग अलग होती है ना। चाय अपन 5 रुपये की पीते हैं और चाय 150 रुपये की भी आती है। 5 रुपये की अपने नीचे, 150 रुपये की ताज होटल में, डिफरेंस है ना। तो दोनों जगह पे तो चाय है, फिर चाय का रेट अलग कैसे हुआ? गुड्स का तो रेट सेम होना चाहिए जनरली। तो यहाँ पर जो ये रेट डिफ्रेंसिएशन आया है, दैट इज ड्यू टू सर्विस। ताज होटल जो हमें सर्विस दे रहा है वो उसके चार्जेस ले रहा है। आया समझ में? प्रोडक्ट का तो कॉम्पोजिशन है, बट प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन बहुत थोड़ा है, बट सर्विस का कॉम्पोजिशन यहाँ पर चार्जेस में बहुत ज़्यादा है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक चीज़ होती है कि जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो बट वो होटल इंडस्ट्री जो अभी अपन ने डिस्कस किया, वो किस में जाएगी? बिजनेस में जाएगी या प्रोफेशन में जाएगी? होटल, ये वाला जो होटल है, he is providing service to us, he is providing service to us. Doctor is also providing service to us, lawyer is also providing service to us, chartered accountant is also providing service to us, but the hotel which is providing service to us, हमें जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो बिजनेस में जाएगा। बाकी डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारे के सारे प्रोफेशन में जाएंगे। ओनली डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस टू इज दैट द पर्सन, होटल कोई भी बोल सकता है, मैं होटल स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, या तुम होटल स्टार्ट कर सकते हो क्या, मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो या तुम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो क्या? होटल की हम सब कर सकते हैं। कोई कंपल्सन है क्या बच्चा? डिग्री के लिए कोई कंपल्सन है क्या? है क्या? होटल स्टार्ट करने के लिए कोई डिग्री चाहिए क्या? कंपल्सरी लगती है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जहाँ पर जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जिसको कंपल्सरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, स्टार मार्क, कंपल्सरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उन सारे सर्विस एक्टिविटीज़ को हम डालते हैं बिजनेस के अंदर। एंड अगर कोई एक्टिविटी को, कोई काम, कुछ काम करने के लिए अगर आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, सर्टिफिकेट की, डिग्री की ज़रूरत रहेगी, तो हम उसको प्रोफेशन वाले पार्ट में डालेंगे। बात समझ में आई? डॉक्टर
बेटा मुझे एक ही बात बता, डॉक्टर के पास डिग्री है तो डॉक्टर, अगर मैं सोचूं कि चल अपन एक काम करते हैं, यश आया बोले सर ये क्या करने का, यश को क्या हो गया रे भाई, चलो कुछ तो बीमार होगा तो उसका ऑपरेशन करने का, चीर फाड़ करने की, ऐसा ऑपरेशन, यश योले योले है क्या तू, यस, तो यश का अपने को चीर फाड़ करने का है। तो मैंने बोला चल यश, मैंने क्या किया, अपने क्लासरूम के ना आगे वाला एक शॉप ले लिया, रेंट पर खरीद लिया, मतलब रेंट पे ले लिया आणि उधर लगा दिया, इथे ऑपरेशन करून मिळणार, बरोबर है, डॉक्टर गौरव सर। अच्छा यश का क्या, यश तू मेरे से ऑपरेशन करवाएगा क्या, अपन सीजर लेंगे, चीर फाड़ करेंगे और ऑपरेशन करेंगे, फिर सिल भी ला लेंगे सुई धागे से, क्या यश तू मेरे पास आएगा क्या ऑपरेशन करने के लिए। देखो डेफिनेटली आने वाला नहीं है। आप किसके पास जाओगे, जिसके पास वो एक्टिविटी वो सर्विस आपको प्रोवाइड करने का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, दैट इज डिग्री अंडर दैट स्पेसिफाइड लॉ, बराबर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर की डिग्री जब उस इंसान के पास रहेगी तभी वो अपना वो वाला काम कर सकता है, जो भी ऑपरेशन उसको करना है, कोई भी दूसरा पर्सन नहीं कर सकता है। तो मैंने भाई यश को बोला कि यश अरे देख भाई, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, रोज शाम को मैं उसके क्लिनिक पे जाकर बैठता था और मैं उसको रोज देखता हूँ कि वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, तो अभी मेरे को पता है कि कैसे इंजेक्शन देने का और कैसे सीजर से कट करने का, तो आज तो तेरा ऑपरेशन मैं करके दूंगा, पैसे मत दे, अपना आदमी है, तो अपना आदमी समझ के मैं तेरे को पैसे लेने वाला नहीं हूँ। तो क्या मैं प्रोफेशन में गया क्या, मैं ये एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास उसका क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट देख रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, आप प्रोफेशन में जा रहे हो, आपके जैसा काम कोई भी कर सकता है, बट बेटा जब सर्टिफिकेशन की बात आती है ना, तो आपके अलावा ये काम कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। इसीलिए तो तुमको बोला गया है कि यू आर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स हो आप, क्या हो आप, प्रोफेशनल्स हो। सीधी बात है, मैं जो ट्यूशन ले रहा हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये प्रोफेशन है और ये बिजनेस है, क्या है ये, सोचो। मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या ये बिजनेस है या प्रोफेशन है, बोलो जल्दी। हाँ, क्या है ये, बिजनेस है या प्रोफेशन है, सोचते हो क्या, सोचो सोचो। मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, ये क्या बिजनेस है या प्रोफेशन है, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, तो चलो मैं ही बता देता हूँ, डेफिनेटली आप सामने नहीं हो तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कौन कोई क्या क्या आंसर दे रहा है, बट ऑल दोज पर्सन हु आर सेइंग दैट आई एम डूइंग अ प्रोफेशन, इट इज़ रॉन्ग, आई एम डूइंग अ बिजनेस, बिकॉज जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसका कोई डिग्री वगैरह ऐसा कंपल्शन कहीं पर भी नहीं है कि वेल यू नीड टू डिग्री टू रन अ कोचिंग क्लास, ऐसा कहीं पे ज़रूरी नहीं है। तो मैं दूसरे डिग्री का पर्सन हूँ और मैं ये डिग्री की भी पढ़ाई आपको सिखा सकता हूँ, दैट इज़ माई क्वालिटी, सो माई क्वालिटी इज इंक्लूडेड इन बिजनेस। आई बात समझ में, समझा क्या सबको, समझा क्या, क्लियर है। मैं मेरी क्वालिटी के हिसाब से ये टीचर के लिए कोई ऐसा है क्या कंपल्शन, ऐसा टीचिंग वो एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ऐसा कोचिंग लेने के लिए कोई ऐसा अलग से नहीं है, फिलहाल तक तो नहीं है, आगे चल के देखते क्या होगा क्या पता। तो ऐसे केस में मेरा जो कंपोनेंट जाता है वो जाता है बिजनेस में। बट बेटा आप सब लोग डिग्री लेते हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और आप ऑफिस खोल के बैठते हो, तो आप वो डिग्री के अंडर प्रैक्टिस कर रहे हो, इसीलिए आप किस में गिने जाओगे, प्रोफेशन में गिने जाओगे। बट बेटा एक बात समझो, मेरी बात, एक मेरी बात समझो, अभी मैं इस पर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो चलो अपन अपने जियाद भाई को आज कंटिन्यू करते हैं। अपना जो जियाद है तो वो बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाउ ही इज़ प्रोवाइडिंग सर्विस, बराबर अपना ऑफिस वगैरह खोल के बैठा है, ये जो अपने फ्लोर पे नीचे ले लिया उसने ऑफिस,
क्लास के नीचे ही, बोले सर के पास में रहूँगा तो अच्छा रहेगा। ओके, ऑफिस चालू कर दिया है तो ऑफिस पे क्लाइंट वगैरह सब आ रहे हैं, काम चल रहा है, तो जो सर्विस जियाद अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा है उससे जो उसको फीस मिलने वाली है वो जाएगी आपकी प्रोफेशन में। कौन सी? चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस। क्या है उसके पास? डिग्री है, बिना डिग्री का काम नहीं कर रहा है, वो डिग्री लेकर काम कर रहा है। बट जियाद के पास एक पेट्रोल पंप भी है जिसकी ओनरशिप उसके पास ही है, टाइटल उसके पास है, नाम प्रोप्राइटरशिप जो भी रहेगा वो ओनर जियाद का ही है। तो अभी जियाद के पास दो दो इनकम हो गए। एक कौन सा हो गया? बिजनेस हो गया, सॉरी प्रोफेशन हो गया जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिखा रहा है। बट दूसरा किस में जाएगा? उसका बिजनेस में जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा पेट्रोल पंप चलाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्या? कोई भी क्वालिफिकेशन का इंसान पेट्रोल पंप अपने नाम पे रजिस्टर करवा के रन कर सकता है, इसलिए वो किस में जाता है? बिजनेस में। और वहां पर सेलिंग ऑफ गुड्स भी तो हो रही है। फिर जियाद ने क्या किया, बाजू में जगह खाली थी ना, है ना जियाद, आगे खाली ना, वहां पे होटल चालू कर दिया और होटल पे वहां पे सर्विस सर्विस बेच रहा है, अच्छे एम्बियंस वगैरह सारी चीज़ें। तो ऐसे सिचुएशन में जो वो सर्विस बेच रहा है जियाद, वो सर्विस का इनकम प्रोफेशन में जाएगा या बिजनेस में जाएगा? बिजनेस में जाएगा, बराबर है। यानी कि गुड्स एंड सर्विस जहां पर कोई डिग्री वाइज क्वालिफिकेशन की जरूरत, गुड्स तो डेफिनेटली बिजनेस में जाने वाले, तो बात तो हट गई। बट सर्विस में थोड़ा सा आता है कि सर्विस प्रोफेशन में जाएगी या बिजनेस में जाएगी। तो जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो सर्विस अगर डिग्री बेस्ड रहेगी तो वो प्रोफेशन में जाएगी, अदर देन डिग्री बेस्ड रहेगी तो वो किस में जाएगी? बिजनेस में जाएगी। बात समझ में आई क्या तुमको? बिजनेस एंड प्रोफेशन का मेन डिफरेंस। बिजनेस में कैपिटल लगता है, प्रोफेशन में मिनिमम कैपिटल में भी आप काम शुरू कर सकते हो। ह्यूज इन्वेस्टमेंट बिजनेस वाले पार्ट में लगती है। ओके, समझा क्या? क्लियर है? प्रॉफिट का कंपोनेंट देखे तो बिजनेस में थोड़ा सा कम रहेगा, प्रोफेशन में ज़्यादा रहेगा। इनके बीच में, इधर तक क्लियर है क्या सबको? इनके बीच में अपन एक और चीज़ ऐड करते, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? व्हेन टू पर्सन comes in contact with each other to render or service or provide a service on a contractual basis। दो लोग जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं, बराबर है, एक एम्प्लॉयर और दूसरा एम्प्लॉय कहलाता है। कब ये कहलाता है? जब उनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी और वेजेस, जिसके लिए सैलरी और वेजेस पे होने वाली है। जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। बच्चों, लाइफ टाइम नहीं कि 24 घंटे तू मेरा हमाल हो गया, ऐसा नहीं। सवेरे 9 से लेके शाम को 6 या जो भी आपके बिजनेस वर्किंग आवर है उस पीरियड में ये जो एम्प्लॉय है ये एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करेगा अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए उसको फिक्स्ड पेमेंट मिलने वाली है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। शायद वो महीना, 15 दिन, अलग अलग कंट्रीज अपना अपना पेमेंट का डेट रखती है, बट अपनी इंडिया 1 महीना रखती है। यहाँ पर आ जाता है आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, तो उसको बोलते हैं अपन एम्प्लॉयमेंट। इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में एम्प्लॉय बन के जा सकता है या नहीं? यस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में एम्प्लॉय बन के भी जा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद का ऑफिस भी खोल सकता है। जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सीए के नॉलेज वाली सर्विस किसी पर्सन को देता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको फिक्स्ड पेमेंट मिलने वाली है, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉई। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपन क्या बोलते हैं? एम्प्लॉई। आया समझ में? एम्प्लॉयमेंट की इन्वेस्टमेंट जीरो होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि अपने को जॉब पे जाकर सिर्फ काम करने का है, खुद के जेब में से कुछ पैसा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसा खुद का लगता है, प्रोफेशन में थोड़ा कम लगता है क्योंकि यहाँ पर गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट में खुद का पैसा कुछ भी नहीं लगता है। एम्प्लॉयमेंट में देखें तो 100% प्रॉफिट है, बराबर है ना? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में सर फिर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला तो क्या बाकी के लोग भी एम्प्लॉयमेंट में आते हैं जो विदाउट डिग्री के काम कर रहे हैं? यस, वो भी एम्प्लॉयमेंट में ही आते हैं। बिना डिग्री वाले लोग भी एम्प्लॉयमेंट में आते हैं जो किसी एक पर्सन को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। आई बात समझ में? बराबर। एक लॉयर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो क्या वो प्रोफेशन में गिना जाएगा या एम्प्लॉयमेंट में गिना जाएगा? अगर उस कंपनी में उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो गिना जाएगा कैसे? एम्प्लॉय के दम पे गिना जाएगा एज इन एन एम्प्लॉयमेंट। बट अगर वो बाहर खुद का कुछ काम कर रहा है तो उसको प्रोफेशन में माना जाएगा। बात समझ में आई क्या तुमको?
समझा क्या? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर, अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन बोल रहा हूँ मैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी कंपनी में काम करने जा रहा है तो बेटा सबसे पहला काम उसको क्या है, COP, जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मतलब क्या, मैं बाहर खुद का बिजनेस करने वाला हूँ, दैट इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मैं मेरा खुद का बिजनेस करने वाला हूँ बाहर, और इस बिजनेस करने के लिए मुझे, जैसे कि आज दुकानों को शॉप लाइसेंस लगता है ना, आधार उद्योग जिसको अभी अपन बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास शॉप है तभी तुम काम कर सकते हो, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए COP की ज़रूरत होती है कि तेरे पास COP रहेगी तभी तू तेरा ऑफिस खोल के बैठ सकता है और लोग तेरे पास आएंगे तेरी सर्विस यूज़ करने के लिए। बट एम्प्लॉयमेंट में इसकी ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसे लगता है कि मुझे किसी कंपनी में जाके काम करना है, मुझे खुद की प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो उसे अपना COP, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ICAI को वापस जाकर देकर आना है कि सर ये COP ले लो, क्यों? क्योंकि मैं मेरा खुद का बिजनेस करने वाला नहीं हूँ, मैं एम्प्लॉय बनने जा रहा हूँ किसी कंपनी में। तो वहाँ पर उसका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बनता है, वो कंपनी के पेरोल पे आता है, उसको सैलरी एवरी मंथ मिलती है, उसको सैलरी बेनिफिट एवरी मंथ मिलते हैं। यहाँ पर आ जाता है उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। बरोबर? समझा? क्लियर है सबको? कुछ पैरा बोल रहा हूँ मैं आपको रीड करने के लिए, आप जल्दी से रीड कर सकते हो क्या? सबको समझ में आया? ये जो मैंने पहला पैरा यहाँ पर जो डिस्क्लोज किया है दैट इज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उल्टा दिया यहाँ पर, ठीक है? एक एक करके देखते हैं अपन। एम्प्लॉयमेंट का देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन, यहाँ तक देखें, एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। द कॉन्ट्रैक्ट एलेबरेट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अ पीरियोडिक कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब पगार, पेमेंट, बेनिफिट, known as wages and salary. The term wages usually denotes factory workers, salary denotes office staff, managers, etc. One has to undergo a detailed process of recruitment and selection from one's engagement in employment, usually minimum qualification, educational, technical, professional and prior work experience as prescribed. उसके बाद फ्रेशर्स में भी इनिशियली रिक्रूटेड एज इंटर्न, जो नया नया है, अभी वो तो बोल रहे कि आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह सब होना चाहिए, बट जो नया इंसान जो अभी अभी पढ़ाई लिखाई करके आया हुआ है उसने क्या करना चाहिए, मे बी इनिशियली रिक्रूटेड एज इंटर्न। इंटर्न मतलब ट्रेनिंग, कि भाई तू ट्रेनिंग पीरियड ज्वाइन कर, काम सीखने के बाद हम सोचेंगे कि तेरे को आगे परमानेंट वगैरह एक्सेट्रा जो भी आपको पोस्ट वगैरह देनी है वो देनी है या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क। And one is expected to perform as per the terms of employed in the performance target assigned from time to time। ये जो ट्रेनी है इसके टर्म्स भी सेम अपने रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ही होते हैं। देयर इज एन मिनिमम अश्योरेंस इनकम टेन्योर सर्टेनिटी एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर करियर प्रोग्रेसिव वाया प्रमोशन। दूसरा है आपके पास किसका, प्रोफेशन का। Profession is rendering of service of a special nature necessitating prescribed qualification। अरे बाप रे, देखो necessitating prescribed qualification, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करने की, बिकॉज विदाउट डिग्री तुम प्रोफेशन नहीं कर सकते हो, सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हो। फॉर अ फी अंडर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये अपने CA में मिलती है COP। फॉर अ एस्टेब्लिश सर्टिफिकेशन ऑब्लिक accreditation, examination and assessment body that also impose a code of conduct. Profession can be pursued as independent practice or under a contract of employment too. Accountancy, architecture, designer, engineer, lawyer, law, medicine, and increasingly event management, even management are assuming the attribute of a profession. Certain professions, example medicine, if an employment, the professional are entitled to non practicing allowance too। बरोबर? मतलब क्या, इस आदमी ने डॉक्टर की डिग्री होके बिजनेस करना सोचा, ये सॉरी प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करना सोचा नहीं, उसने क्या किया, दूसरे हॉस्पिटल में एज एन एम्प्लॉय काम करने का सोचा। क्या सोचा, मैं खुद का हॉस्पिटल नहीं खोलता हूँ, मैं खुद का क्लिनिक नहीं खोलता हूँ, मैं किसी और के अंडर काम करता हूँ। नीचे पैरा दिया हुआ है, ये एक बार आप पढ़ लोगे, जल्दी से रीड करो यहाँ पर।
हुआ सबका। प्रोफेशन देख लिया आपने, एम्प्लॉयमेंट देख लिया, बिजनेस तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। इस सब का एक डिस्टिंग्विश दिया हुआ है यहाँ पर, पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर। जल्दी से इतना एक बार पार्ट रीड करो बच्चों। रीडिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं ये एज एन वोकेबलरी आपको आंसर के लिए काम आने वाले नहीं है, क्वेश्चन क्रैक करने के लिए काम आने वाले हैं। बेटा क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, सिर्फ उस क्वेश्चन में जो वर्ड्स यूज़ किए रहते हैं वो डिफ़िकल्ट यूज़ किए रहते हैं, जिससे अपने को आंसर क्रैक नहीं हो पाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यू रीड एंड रीड एंड रीड। पढ़ो जल्दी से, 4 पॉइंट आपके सामने, रीड करो। उसके बाद नीचे और पॉइंट्स दिए हुए कुछ, इन्हें भी आप रीड करोगे जल्दी से। ओके, क्लियर है सबको? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है बिजनेस प्रोफेशन में? आज हमने ये एक कंसेप्ट समझे बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जिसमें मैं अगले जो भी जब आपके डाउट आएंगे उसके अगले वाला जो भी लेक्चर शूट होने वाला रहेगा मैं उसमें आपके डाउट सारे क्लियर करवा दूंगा और पर्सनली भी मैसेज करवा दूंगा। अगले लेक्चर में डाउट क्यों कल क्लियर करवाऊंगा? क्योंकि आपको जो डाउट आया वो किसी और को भी आया होगा, तो उस सिलसिले में मैं वीडियो में ही आपके डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, इसके बाद अगली कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट वाइज जा रहे हैं हम चैप्टर में, ताकि चैप्टर में थ्योरेटिकल नॉलेज, एग्जाम्पल वगैरह एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें दी है जो एज अ PDF आप डाउनलोड करके चैप्टर का रीड कर सकते हो। यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट वाइज जाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और जो फॉर्मेट में जानी चाहिए ये हमने डिसाइड किया हुआ है, उस फॉर्मेट में हम एवरी लेक्चर में कुछ ना कुछ कंसेप्ट समझते जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।